गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल अधीनिता एजुकेशन। और मैं हूं अनीता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल विकास के बारे में। बाल विकास हमने पहले स्टार्ट कर दिया है, जिसमें अवस्थाएं चल रही थी। अवस्थाओं में सबसे पहले मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर पढ़ा था शैशव अवस्था के बारे में, उसके प्रत्येक चरण के बारे में, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक विकास और अभिरुचि, ये वाले टॉपिक हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में कि बाल्यावस्था कहाँ से शुरू होती है और उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। हमने इसका डिवाइडेशन तो पहले ही कर दिया था कि बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है। शैशवावस्था का अंत, बाल्यावस्था की शुरुआत होती है, वो होती है 5 वर्ष के अंत और 6 वर्ष के शुरू से, और खत्म कहाँ पे होती है 12 वर्ष के अंत और 13 वर्ष के शुरू में। बाल्यावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है, इसके हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी बात करेंगे हम कि बाल्य अवस्था को हम और कितने नामों से जानते हैं, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको पता भी चलेगा कि कितने उपनाम दिए गए हैं हमारे बाल्यावस्था के। तो फर्स्ट नाम आता है उपनामों में, ये बाल्यावस्था के उपनाम है। पहला नाम आता है आरंभिक विद्यालय। विद्यालय की आयु, आरंभिक विद्यालय की आयु कैसे कि यहाँ पे विद्यार्थी शैशवावस्था में शुरू तो कर देता है लेकिन प्ले ग्रुप से, लेकिन विद्यालय की जो आयु जो अपन शुरुआत में मानते हैं वो बाल्यावस्था से शुरू होती है, इसलिए आरंभिक विद्यालय की आयु भी बाल्यावस्था का नाम ही है। सेकंड है गंदी अवस्था। गंदी अवस्था भी सुनकर आपको लग रहा होगा कि बाल्यावस्था गंदी अवस्था कैसे होती है। इसमें क्या होता है कि बालक जब खाना खाता है तो आधा गिराता है और आधा खाता है, तो कपड़े गंदे कर लेता है। उसको ये पता नहीं ना कि अपने कपड़े गंदे हो रहे हैं। वो एक कपड़े को पहन लेता है, स्कूल में जाता है, सुबह जाता है, उसकी ड्रेस शाम को दिन में दोपहर में आता है, जब उसकी ड्रेस देखा करो कैसी होती है। वो अगर सड़क पे पानी भरा हो तो उसमें उछल उछल के सारे कपड़े गंदे करके लेके आता है, तो इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा गया है। सेकंड जो नाम आता है वो है स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था किसमें बच्चा कैसा होता है, स्फूर्ति रहती है, मतलब चंचल होता है। दूसरा क्या, दिखने में स्मार्ट होता है। इस एज में बालक बहुत स्मार्ट दिखता है, उसके फीचर्स बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे कलर कैसा भी हो, लेकिन बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता है। इसको हम स्मार्ट एज भी कह सकते हैं, स्मार्ट एज। नेक्स्ट जो उपनाम है वो है जीवन का अनोखा काल। किसको कहा गया है, बाल्यावस्था को। अनोखा काल इसलिए कहा है कि इसमें बालक बिल्कुल बेफिक्र होता है, किसी का बात की कोई चिंता नहीं होती है उसको, जो उसकी मर्जी पड़ती है वो करता है, और उसकी बात घर वाले भी मानते हैं, उसके मम्मी पापा मानते हैं। और बच्चा इतने सारे तर्क वितर्क, बहुत सारे मतलब घर का माहौल ऐसे करके रखता है, बिल्कुल चहल पहल वाला। मतलब वो बच्चा अपने जीवन का अनोखा काल इस तरह से जीता है कि सबको इफेक्टिव करता है, इसलिए इस काल को जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है। इसको यूनिक एज भी कह सकते हैं, यूनिक एज। नेक्स्ट जो उपनाम है वो है निर्माणकारी अवस्था। निर्माणकारी अवस्था इसलिए है कि बालक का यहाँ से निर्माण की शुरुआत हो जाती है शरीर के हिसाब से भी, लेकिन शैशवावस्था को भी निर्माण की अवस्था ही बोला जाता है। लेकिन अगर शैशवावस्था ऑप्शन में है तो शैशवावस्था आएगा, अगर शैशवावस्था नहीं है तो बाल्यावस्था आएगा, क्योंकि इसमें बालक का मानसिक, शारीरिक
रूप से विकास होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो विकास की बात करें मानसिक रूप से तो शैशवावस्था में 90% बालक का मानसिक विकास हो चुका होता है। इसमें निर्माण सिर्फ एक उसकी रुचियों में, उसके व्यवहार में, उसके चारों तरफ का माहौल उनसे वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, इसलिए उसका सामाजिक रूप से निर्माण होता है, इसलिए इसको निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट आएगा मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी थी? शैशवावस्था की। उसमें अमूर्त चिंतन था, उसका कोई वो नहीं था कि उसका कोई आकार नहीं था उस चिंतन का, वो कुछ भी सोच सकता था। और लेकिन बाल्यावस्था में उसके मूर्त चिंतन की अवस्था का शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें बच्चा तर्क वितर्क करता है, लेकिन वो एक फैक्ट चीज पे तर्क वितर्क करता है। अगर उसने कोई चीज स्कूल में देखी, उसको वो घर आके बताएगा कि मम्मी ऐसी बात क्यों है, मम्मी ऐसा क्यों है। सबसे ज्यादा सवाल वो मम्मी से पूछता है। अगर वो क्वेश्चन पापा से रिलेटेड है तो पापा से भी पूछता है, लेकिन वो कोई चीज सामने रख के पूछता है। जैसे कोई खिलौना है, उसको दिखाएगा ला करके, इसके पहिए टूट रहे हैं तो प्लास्टिक के हैं, काय के हैं, वो भी उसकी जानकारी लेता है कि काय के हैं, इतनी जल्दी कैसे टूट गए, उसका सारा निरीक्षण लेता है। लेकिन उसके सामने तार्किक चिंतन इसलिए करता है कि मूर्त चीजों पर चिंतन करना सीख जाता है। अमूर्त चिंतन की इसमें प्रधानता नहीं होती है, अमूर्त चिंतन शैशवावस्था में होती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी शैशवावस्था में आती है। नेक्स्ट जो उपनाम दिया गया है वो है खेल अवस्था या खेल की अवस्था। इसमें बालक कई तरह के खेल खेलना सीखता है, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड्स बनाना सीखता है और उनके साथ वो खेलना सीखता है। लेकिन खिलौनों की अवस्था की बात की जाए तो वो थी शैशवावस्था, अपने खिलौनों के साथ खेलना और किसी को खिलौना नहीं देना, वो अवस्था थी शैशवावस्था की। लेकिन बाल्यावस्था में खेल की अवस्था है, इसमें बालक और दोस्तों के या फिर और बच्चों के साथ खेलना सीख जाता है और उनके साथ खेलने में उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है, इसलिए इस बाल्यावस्था को खेल की अवस्था भी कहा गया है। नेक्स्ट इसके उपनाम में आता है, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, टोली। टोली या समूह की अवस्था। बालक अपने मित्रों के साथ खेलना शुरू करता है, इसलिए उसको दोस्तों में रहना भी पसंद है। वो दोस्त बनाना सीखता है, अपने फ्रेंड्स को पसंद करना सीखता है और एक समूह में रहना उसको अच्छा लगता है। समूह के साथ अगर कोई पेंटिंग कर रहा है वो, तो वो बच्चों के साथ मिलके करेगा, उनको देख के करेगा, तो उसको समूह बनाने की अवस्था भी होती है बाल्यावस्था की। नेक्स्ट जो उसका उपनाम है वो है वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया में अपने विचारों को व्यक्त करना। बालक अपने विचार जो अपने उसके अंदर उसके दिमाग में चल रहे हैं उन विचारों को वो व्यक्त करना सीख जाता है और अपने विचारों को बाहर लेके आता है। वो अपने मित्रों में भी बोलता है, अपने घर के परिवार के सदस्यों में भी बोलता है, अपने अध्यापक और अध्यापिका से भी अपने विचारों को शेयर करता है, इसलिए इस अवस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो उपनाम माना गया है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक मूर्त संक्रियाएं करता है। संक्रियाएं मतलब क्रिया के साथ जुड़ी हुई क्रियाएं भी करता है और उनको एक साकार रूप देता है उन क्रियाओं को। जैसे हम कई बार देख के आया, कोई बच्चा एक नया गेम खेलना सीखता है
उसकी वो कॉपी करता है आकर के एज इट इज। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा गया है। ये हो गए हमारे बाल्यावस्था के उपनाम। हमारे उपनाम इसलिए हैं क्योंकि बाल्यावस्था में सबसे बड़े जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं उपनामों के आधार पर बनते हैं। सबसे ज्यादा बार जो अवस्था का नाम आया है वो आया है जीवन का अनोखा काल। कौन सी अवस्था को कहा गया है? वो है बाल्यावस्था। एक आती है निर्माणकारी अवस्था, क्योंकि ये निर्माणकारी अवस्था हमारे शैशवावस्था में भी है और बाल्यावस्था में भी है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पिछले सीटेट के एग्जाम्स में भी आया है। नेक्स्ट जो आती है खेल की अवस्था। ये दो चार जो उपनाम है इसमें कंफ्यूजन रहता है हर एक एग्जाम में, क्योंकि ये शैशवावस्था से और बाल्यावस्था से जुड़े हुए हैं। इसलिए खेल की अवस्था है बाल्य अवस्था की, और खिलौनों की अवस्था कह सकते हैं वो है शैशवावस्था की। इसलिए दोनों में खेल और एक खिलौने का एक छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन से। नेक्स्ट जो आती है टोली और समूह बनाने की। टोली और समूह बनाने में शैशवावस्था में टोली और समूह बनाता है, लेकिन बच्चा घर के या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में, परिवार के बच्चों के साथ, आस पड़ोस के। लेकिन इस बाल्यावस्था में टोली और समूह जो बनाता है वो अपने विद्यालय में भी बनाता है। विद्यालय में जाकर के बच्चों से कंसल्ट करता है, उनके साथ फ्रेंडशिप करता है, उनसे बातचीत करके और अपने स्टडी से रिलेटेड वो हर चीज़ पूछना शुरू करता है। और आपस में बात करना जब सीखेगा तो सामाजिकता का गुण अपने आप ही बच्चों में आ जाता है। तो बालक जब घर से बाहर निकलता है तो उसमें सामाजिक और नैतिकता दो ऐसी चीजें हैं जो अपने आप वो ग्रहण करता है। अधिगम का स्तर उच्च हो जाता है। तो बालक की जो शुरुआत है उसमें शैशवावस्था तो है ही, एक मुख्य काल कहा गया है, लेकिन ये बाल्यावस्था, इसके जब इतने उपनाम है तो इसका आप इफेक्ट देख सकते हो कि बालक के लाइफ में या उसके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव छोड़ता है ये बाल्यावस्था का पीरियड। कहते हैं ना कि बालक को अगर हम अच्छे से गाइड करते हैं या फिर उनको सही माहौल देते हैं तो बच्चा अपने आप एक अच्छे पद चिन्हों पे चलता है। मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान बालक पर अध्ययन करता है, बालक की रुचियों पर अध्ययन करता है, बालक की व्यवहार पर अध्ययन करता है, बालक का सर्वांगीण विकास हो सके इस पे अध्ययन करता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए बाल्यावस्था का ये चैप्टर भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के वो कथन जो विशेषता के रूप में है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में बाल्यावस्था का कथन जो मुख्य रूप से विशेषता के रूप में देखा जाता है वो है, प्रथम जो मनोवैज्ञानिक थे वो है रॉस। रॉस ने बाल्यावस्था के बारे में कहा है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। परिपक्वता की अवस्था है। छद्म परिपक्वता का मतलब होता है मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता या इसको झूठी परिपक्वता भी कह सकते हैं। झूठी परिपक्वता ये इसलिए कहा गया है कि रॉस ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता कहा है। इसका अर्थ होता है मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। झूठ मतलब कि इसमें कहा गया है कि बालक का विकास होता है इसमें पूर्ण रूप से, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से नहीं होता, लेकिन कुछ पार्ट दिए गए हैं। शारीरिक रूप से भी विकास होता है लेकिन कम। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो उसमें विकास की मात्रा अधिक होती है। इसलिए बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था भी कहा गया है। आगे बाल्यावस्था को सिर्फ एक छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा, लेकिन कहा किसने? सिर्फ रॉस ने। ये इनकी मान्यता है। नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे किलपैट्रिक।
किलपैट्रिक जॉन डेवी के शिष्य हैं। ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कहा है कि बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। समाजीकरण का काल है। किलपैट्रिक ने कहा है कि बालक प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, प्रतिद्वंदात्मक का मतलब यह है कि वो हर एक का रिएक्शन दिखाना शुरू करता है। जैसे क्लास में कोई भी घटना घटती है या कोई बालक के चोट लग जाती है तो उसके बारे में रिएक्शन दिखाता है, घर पे आकर के अपने परिवार के सदस्यों को उसके प्रति वो अपने भाव व्यक्त करता है, अपनी राय देता है और अपनी जो सोच है, जिस बारे में उसने सोचा कि उस बालक के इतनी लग गई, उसने उसको क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बताएगा। तो प्रतिद्वंद उसके दिमाग में चलता रहता है। ऐसी चीज़ें जो वो नई नई देखता है उसके दिमाग में ऐसे द्वंद चलते रहते हैं, ऐसे विचार आते रहते हैं। इसलिए इसको प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था भी कहा है। और समाजीकरण इसलिए कहा है कि बालक समाज से जुड़ना शुरू कर देता है। जितना शैशवावस्था में जुड़ता है उससे कहीं ज़्यादा वो बाल्यावस्था में जुड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि वह विद्यालय में जाता है, वहाँ के टीचर से मिलता है, वहाँ के सभी लोगों में व्यवहार स्थापित करता है, वहाँ पे जाकर के नए नए बच्चों से मिलता है, बात करता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है और हर एक चीज़ का अधिगम करना सीखता है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। तो किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो है कॉल ब्रूश। इन्होंने कहा है कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल है। किसने कहा? कॉल ब्रूश ने। क्योंकि यह एक बालक को नई दिशा प्रदान करता है, बाल्यावस्था। तो कॉल ब्रूश के अनुसार जीवन का अनोखा काल कहा गया है। इसलिए कथन भी कई बार पूछा गया है कि किसने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। वो किसने कहा था? कॉल ब्रूश ने। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। ये इस क्वेश्चन भी आए हैं। तो बाल्यावस्था इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक खेलता है। किसने कहा था? स्टेंग ने। शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष का बालक खेलता है। क्योंकि 10 वर्ष के अवस्था में बालक सारे खेल खेल चुका होता है और उसको सारे खेलों का नॉलेज हो चुका होता है। शुरू में जैसे वो पजल्स का गेम से लेकर के, चाहे राइटिंग पेज से लेकर के, चाहे उनकी रचनात्मक क्रियाओं से लेकर के, वो सारे ही काम करना या खेलने की जो प्रवृत्ति होती है 10 वर्ष तक वो हर एक चीज़ सीख जाता है। तो 10 वर्ष की उम्र ऐसी होती है बालक की जिसमें वो सारे खेल खेलना सीख जाता है। ये किसने कहा था? स्टेंग ने। अब बात करेंगे बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में कि मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं। जिसमें फर्स्ट विशेषता जो आती है वो है प्रमुख विशेषताएं। फर्स्ट आती है
मानसिक विकास की दर या गति धीमी हो जाती है। मानसिक विकास की दर या गति धीमी हो जाती है क्योंकि शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति और दर काफ़ी तेज होती है, इसलिए 90% दिमाग का विकास शैशवावस्था में हो जाता है। लेकिन बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दर बहुत धीमी हो जाती है, बिल्कुल स्लो चलती है। इसलिए जो बाकी का जो विकास 10% बचा था वो थोड़ा बहुत परसेंट 5% इस अवस्था में ही हो पाता है, क्योंकि 90% विकास उसका शैशवावस्था में हो चुका होता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है बालक के व्यवहार में चंचलता कम होने लगती है। जितना वो चंचल शैशवावस्था में होता है उतना वो बाल्यावस्था में कम होता चला जाता है। उसकी जो चंचलता, जितनी एक्टिविटी होती है उसमें, जितना वो चंचल होता है वो सीरियस होने लगता है, गंभीर होने लगता है, क्योंकि वो विद्यालय से जुड़ना शुरू कर देता है, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर देता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लग जाता है, इसलिए उसकी चंचलता कम हो जाती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है संवेदनशीलता तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन आदि करने लगता है। बालक में ये गुण अपने आप आना शुरू कर देते हैं। बाल्यावस्था में वो संवेदनशील हो जाता है, हर एक चीज़ को बड़ी सीरियसली लेता है, तर्क करने लगता है, हर बात में वो उसका क्वेश्चन पूछेगा या जब तक उसको उसका सही आंसर नहीं मिलेगा वो उस पर तर्क पे तर्क करता रहेगा। स्मरण करता है, हर चीज़ को वो याद रखने की कोशिश करता है, वो उसको स्मरण भी रहता है। अगर आपको कई दिन पुरानी बात पूछनी हो तो हर चीज़ उसको स्मरण रहने लग जाती है। चिंतन करता है हर बात पे, हर बात को सोचता है, मनन करता है उस चीज़ के बारे में। तो वो ये सारे गुण कौन सी इसमें बाल्यावस्था में, ये सारे गुण बाल्यावस्था में उत्पन्न होने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। आत्मनिर्भरता, क्योंकि बालक अपना काम खुद करने लग जाता है किसी की मदद के बिना। पहले वो माँ के ऊपर डिपेंड था, हर चीज़ को, कपड़े पहनने में, खाने में, हर काम में वो माँ से हेल्प चाहता था, क्योंकि माँ भी उसकी हेल्प करती थी, तभी जा कर के वो बड़ा हुआ। और बाल्यावस्था में आकर के वो आत्मनिर्भर हो जाता है, अपना काम खुद करना शुरू कर देता है, अपने आप खाना खाना शुरू कर देता है, पानी पीना शुरू कर देता है, कपड़े पहनना शुरू कर देता है, स्कूल के लिए तैयार होना शुरू कर देता है, बैग रखना शुरू कर देता है। ये सारी एक्टिविटी वो खुद करना सीख जाता है। तो बालक में आत्मनिर्भरता की जो भावना आती है वो आती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। कार्य कारण में स्थापित करना सीख जाता है। जैसे कोई कार्य है, वो स्कूल में सीख के आया, वहाँ पे कोई पर्यावरण का कार्य कराया गया, वो देखता है कि वहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो उनके बारे में जानता है कि पौधे क्यों लगाए जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा है। जो काम करता है उसमें संबंध स्थापित करता है कि जैसे अगर घर पे कोई पेड़ लगा रहा है तो उसको वो चीज़ याद होती है कि हमारे स्कूल में भी पेड़ लगाए गए थे।
उस तरीके से लगाए थे, तो उस काम को वो घर पे होने वाले काम से जोड़ना शुरू कर देता है कि यहाँ पे भी इस तरह से कर रहे हैं, या फिर कुछ नहीं कर, अगर कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे तो उसको वो चीज़ याद आ जाएगी कि वहाँ पे तो हमारे ऐसे किया था, आपने ऐसे नहीं किया। इसलिए कार्य कारण में संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो है रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है, हर एक कार्य में रुचि लेना शुरू कर देता है। अलग अलग कार्यों को सीखना भी उसकी एक क्वालिफिकेशन है कि उसमें क्रिएटिविटी आने लग जाती है। नए नए जैसे कागज़ से कोई खिलौने बनाना, एरोप्लेन बनाते हैं बच्चे, नाव बनाते हैं, पानी में चलाना सीख जाते हैं कि इससे नाव बनती है। कई कई छोटे छोटे काम हैं उनको भी करना सीख जाते हैं। घर के कामों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, तो रचनात्मक कार्यों में उनका इंटरेस्ट होने लग जाता है। जैसे नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सामाजिकता और नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लगती है। सामाजिकता और नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लगती है क्योंकि वो समाज से इतना जुड़ चुका होता है और जुड़ता रहता है। जब वो घर से बाहर निकलता है, विद्यालय से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, तो वहाँ के माहौल में जो जो चीज़ें वो सीखता है, जो वो देखता है वही वो सीखता है। तो सामाजिकता के गुण का विकास होता है। आस पड़ोस के रिश्तों को जानना शुरू करता है, पड़ोसियों को जानना शुरू करता है, स्कूल में अध्यापक अध्यापिका को, प्रिंसिपल को, क्लास के बच्चों को, सबको जानना शुरू करता है, उनके साथ संबंध स्थापित करता है। नैतिकता के गुण भी आते हैं क्योंकि मैनर्स भी सिखाए जाते हैं, अनुशासन सिखाया जाता है। बालक घर से भी सीखता है। कहते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है और परिवार के बाद वो विद्यालय में पहुंचता है और विद्यालय में वो दूसरा विद्यालय है वो, इसलिए दूसरी पाठशाला हमारा विद्यालय है जहाँ सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। तो नैतिकता का गुण भी बालक सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में ही सीखता है। तो 2 गुण बाल्यावस्था में आते हैं। विशेषता संग्रहण की प्रवृत्ति, संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। नई नई चीज़ों को संग्रहित करना सीखता है वो। अपने खिलौनों को भी रखना एक सिस्टमेटिक ढंग से उनको भी रखना सीखता है और नए नए पेन, नई नई पेंसिल, उनके इरेजर सबको इकट्ठा करना सीखता है। कुछ चीज़ अट्रैक्टिव लगती है उनको भी रखना शुरू करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। जो उसकी जेब में देखना बच्चे की, जो बच्चा 6 से 12 साल का है उसकी जेब में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा क्योंकि उसकी संग्रह करने की आदत लग जाती है और उसको हर एक चीज़ अच्छी लगने लगती है। इसलिए वो चाहता है कि मैं इसको रखूं, मेरे को भी ये चीज़ चाहिए। तो संग्रहण की क्षमता या प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। तो इसमें आती है यौन ऊर्जा सुप्त रहती है। यौन ऊर्जा सुप्त रहती है इस अवस्था में, लेकिन सिगमंड फ्राइड ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैशवावस्था में यौन ऊर्जा की प्रधानता बताई गई थी कि बालक में काम प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था के दौरान, लेकिन बाल्यावस्था में यौन ऊर्जा सुप्त रहती है। ये है इनकी विशेषताएं। एक बार देख लो इनको। मानसिक विकास की दर और गति धीमी होती है। बालक के व्यवहार में चंचलता कम हो जाती है बाल्यावस्था के दौरान। संवेदनशीलता, तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन, इनकी क्षमता बढ़ने लगती है और इनमें विकास होता है, इनको करना सीख जाता है बालक।
इस अवस्था में आत्मनिर्भर बन जाता है, बालक खुद के काम खुद करना सीख जाता है, कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीखता है। तो आप इनके पॉइंट्स को लेके चलो, आपको एक पूरी डिटेल याद भी नहीं होगी तो इनके पॉइंट्स लेके चलो कि इसमें विशेषताएं कौन कौन सी है। विशेष रूप से विकास की दर, व्यवहार में चंचलता, ऐसे करके आपको याद हो जाएगी। पूरी डिटेल तो आपको याद नहीं होगी, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको सिर्फ पॉइंट्स को लेके चलना है। नेक्स्ट आती है रचनात्मक कार्य करना सीख जाते हैं, क्रिएटिविटी आ जाती है बालक में। सामाजिकता और नैतिकता के गुणों का विकास होता है, समाज से जुड़ता है, नैतिक गुणों को ग्रहण करता है बाहर के समाज से और परिवार से। संग्रह की प्रवृत्ति होती है, वो हर एक छोटी बड़ी चीज को अपने पास संग्रह करने की कोशिश करता है और उसके पास बहुत सारी चीजें संग्रहित रूप से मिलेगी। यौन ऊर्जा सुप्त रहती है बाल्यावस्था के दौरान। नेक्स्ट हम विशेषताओं की बात करेंगे कि इसमें और भी विशेषताएं दी गई हैं, इसलिए बाल्यावस्था थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। नेक्स्ट विशेषता क्या है बालक की बाल्यावस्था के दौरान? नेक्स्ट आती है बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि उसकी रुचि एक स्थायी नहीं होती है। आज वो अगर उसको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो कल वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए रुचियों में परिवर्तन होता रहता है बाल्यावस्था के दौरान। इसीलिए इस अवस्था को अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है बहिर्मुखी या बहिर्मुखता आने लगती है। आने लगती है। बहिर्मुखता का मतलब क्या होता है कि बालक शैशवावस्था में हर बात तो नहीं बताता है, लेकिन बाल्यावस्था में बहिर्मुखता आने लगती है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी मतलब व्यक्ति के 3 व्यक्तित्व होते हैं। एक अंतर्मुखी जो अपनी बातों को सिर्फ अपने तक रखता है, बहिर्मुखी जो हर बात शेयर करता है और हर बात को खुल के सबके सामने लेके आता है। एक होता है उभयमुखी, वो एक अंतर्मुखी भी हो सकता है, बहिर्मुखी भी हो सकता है, इसलिए दोनों का मिश्रण कह सकते हैं उसको उभयमुखी। बहिर्मुखी वो होता है जो अपनी बातों को शेयर करना शुरू कर देता है, जो उसके दिमाग में चल रही है, जो वो कहीं से कहीं देख के आता है, उन चीज़ों को घर पे बताना शुरू करता है। तो बहिर्मुखता का गुण भी बाल्यावस्था के अंदर ही आ जाता है। बालक हर बात को बताता है जो उसकी क्लास में होती है, जो उसके विद्यालय में होती है। चाहे कोई भी बात है, आज टीचर ने ये कहा, आज मैम ने ये कहा, आज ये कोई होमवर्क दिया है या फिर कुछ एक्टिविटी कराते हैं, उसके बारे में बताना शुरू करता है। तो इसी अवस्था में बालक बाहर की बातें घर पे शेयर करता है और घर की बातें बाहर शेयर करता है, इसलिए इसको बहिर्मुखता की अवस्था भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वह है चोरी करने, झूठ बोलने की आदत विकसित होती है। बालक झूठ बोलना शुरू करता है। झूठ इसलिए कहीं उसको मार नहीं पड़ जाए, उसको डर रहता है कहीं मेरे को मारने नहीं लग जाए। सबसे बड़ा डर इसी चीज़ का होता है बालक को, इसलिए वो झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है। अगर वो कहीं कुछ गलती करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो बहाने लगाता है। अगर वो घर पर जानबूझ के अपना होमवर्क नहीं करता तो क्लास में जाकर के झूठ बोलेगा कि मेरे को घर पे टाइम नहीं मिला या फिर मेरी तबीयत खराब थी। कई बहाने लगा देता है कि मैंने इस वजह से काम नहीं किया, चाहे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन वो झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। चोरी करने की प्रवृत्ति इसलिए आती है क्योंकि जब बच्चे को कोई चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो किसी की भी हो, वो ये फ़र्क नहीं करता ये इसकी है या मैं नहीं लूँगा, वो उसको अच्छी लग रही है वो ले लेगा, बिना पूछे ले लेगा। और बिना पूछे जो चीज़ ली जाती है वो चोरी की श्रेणी में आती है। चाहे क्लास में अगर कोई बच्चा अच्छी पेंसिल लेके आता है, अच्छा बॉक्स लेके आता है, तो उसको वो चीज़ें अच्छी लगती है किसी दूसरे बच्चे को, तो वो उसको
चोरी से निकाल लेगा, अपने पास रख लेगा, वो प्रवृत्ति बाल्यावस्था में ही पनपती है। तो इन आदतों पर रोक अपने घर वाले भी लगा सकते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी लगा सकते हैं, क्योंकि बालक घर पे आकर के सब चीज़ बताता है और हम अगर उनके बैग को चेक करें तो उनमें बहुत सी चीज़ें मिलती है, और अगर हम उनके बारे में उनसे नहीं पूछें तो बालक को ऐसी आदतें परमानेंट लगती हैं, ये आदतें स्थायी होती चली जाती हैं। इसलिए विशेष रूप से मनोविज्ञान में इन छोटी छोटी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है कि बालक की प्रवृत्ति कैसे कैसे परिवर्तित होती है, कैसे उसमें मानसिकता आती है, कैसा व्यवहार करता है, कौन कौन सी आदतें विकसित होती है। तो चोरी करने की, झूठ बोलने की आदतें बालक में बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है, क्योंकि क्लास में जाता है तो वहाँ पे नई नई चीज़ें वो देखता ही देखता है। नेक्स्ट बात करते हैं निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति आती है बाल्यावस्था के दौरान। बालक को ये नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा हूँ घर से बाहर, या फिर उसको ये सिर्फ जाना है, उसका मन करता है वो बाहर घूमने जाए, कुछ भी बिना मतलब काम करे, बिना कोई कारण के वो बाहर जाएगा, दोस्तों के साथ बैठा रहेगा, घूमता रहेगा। कभी बाहर अगर कुछ घटना होती है उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, कोई भी बाहर अगर कुछ भी मनोरंजन का कार्य चल रहा हो या फिर कोई भी प्रदर्शनी लग रही हो तो सबसे पहले ऐसे जो इस एज के ग्रुप के बालक हैं वो सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि उनको बाहर घूमना अच्छा लगता है। ये सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति जब पाई जाती है 9 से 11 साल की उम्र में बालक निरुद्देश्य घूमना ज़्यादा शुरू करता है। तो ये है हमारे बाल्य अवस्था की विशेषताएं जो हमने आज पढ़ी। बाल्य अवस्था के उपनाम जिसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, विशेषताओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जो हमने कथन पढ़े रॉस के थ्रू, स्ट्रैंग ने बताए, किलपैट्रिक ने बताए, वो कथन भी कई बार एग्जाम्स में आए हैं। इसलिए बाल्यावस्था के चैप्टर को थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि रीट की एग्जाम में तो विशेष रूप से ये मुख्य भूमिका निभाता ही निभाता है, लेकिन ये सीटेट के एग्जाम्स में और अदर स्टेट्स की जो भी टेट एग्जाम होती है उसमें भी बाल्यावस्था या बाल विकास का ये पूरा सिलेबस मुख्य रूप से आता ही आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, इन स्टेजों के बारे में, संवेगात्मक विकास कैसे होता है बाल्यावस्था में। ये चीज़ें आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। बाल्यावस्था के बारे में आज हमने पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, हो सकता है किसी को ज़रूरत हो, क्योंकि अभी कोचिंग खुल नहीं रहे हैं, स्टडी रुकी हुई है, न तो कहीं कॉलेजों में हो रही है न ही कोचिंगों में हो रही है, कंपटीशन की कहीं तैयारी नहीं हो रही है, सब ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हैं। तो ये सिलेबस आपके लिए बहुत उपयोगी है। रीट की विज्ञप्ति भी आने वाली है कि उसमें कितनी पोस्टें हैं और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इसलिए इस क्लास को विशेष रूप से देखो, क्योंकि आगे जो भी एग्ज़ाम आएगी उसमें तो ये उपयोगी है। आपकी तैयारी दैनिक रूप से चलती रहेगी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।